हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो हम सब देख सकते हैं। कौन सा चैप्टर है? वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले वाले वीडियो में कौन सा चैप्टर देखा था? मैनेजमेंट वाला चैप्टर देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल है या फिर एफ डब्ल्यू टेलर है, तो वो प्रिंसिपल्स देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मतलब केस स्टडी या ऐसा कुछ भी आ सकता है। अगर हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट जब हम लोग हेनरी फ्योल की बात करते हैं या एफ डब्ल्यू टेलर की बात करते हैं, तो उससे पहले हमको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहले तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रूथ। क्या मतलब होता है? फंडामेंटल ट्रूथ। तो यहां पे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस है। ये ऐसी गाइडलाइंस है जो मैनेजर को क्या कर रही है? गाइड कर रही है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। इन प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? बेस बना सकते हैं। So principles of management are the general guidelines which guide the managers. So उसका मीनिंग एक बार रीड कर लेते हैं। प्रिंसिपल रिफर्स टू द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। ये मैंने पहले ही बताया, प्रिंसिपल का मतलब याद रखेंगे। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ट्रूथ होता है। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है, वो भी देखना है हमें यहाँ पे। और उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग दिया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। मैंने क्या बताया? ये क्या है? गाइडलाइंस है। मैनेजर को मदद कर रही है कि भाई अगर आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए आप क्या कंसीडर कर सकते हो? प्रिंसिपल्स को कंसीडर कर सकते हो। तो हम लोग मीनिंग याद रखेंगे, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग इसके थोड़े से फीचर्स देखेंगे तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से है। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली सब जगह पे अप्लाई होते हैं। बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, लार्ज स्केल पे है बिजनेस, स्मॉल स्केल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है। हर जगह पे अगर डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली हम इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं? बेस बना सकते हैं और उसकी मदद से डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। मतलब इसके बेस पे हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं। बट याद रखना, इट इज जस्ट अ गाइडलाइन। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी शॉर्ट सॉल्यूशन। कोई एग्जैक्ट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला हम लोगों को। ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई हाँ गारंटी सक्सेस मिल ही जाएगा, नहीं। ये सिर्फ गाइडलाइंस है, आपको गाइड कर रहा है और उसके बेस पे आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। तो याद रखेंगे ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जितने भी प्रिंसिपल्स है जो डेवलप किए गए हैं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स, तो उसको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से डेवलप किया गया है। मतलब कोई भी प्रिंसिपल कभी ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ, रातों रात प्रिंसिपल डेवलप नहीं होते। सालों की मेहनत है, उसके पीछे रिसर्च वर्क है, और तब जाके हमने इन प्रिंसिपल्स को क्या किया है? डेवलप किया है। सो द प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये कैसे हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर है। मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना है इन प्रिंसिपल में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो मैं चेंज कर सकता हूं। कोई रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं, कोई रिजिड लॉ नहीं है। आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना है तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो? चेंजेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, वो मेनली क्या है? बिहेवियरल है। किससे डील कर रहे हैं? एम्प्लॉयज के बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से। और इन प्रिंसिपल्स का सबसे मेन इंटेंशन क्या होता है? मैं क्यों अप्लाई करता हूं इन प्रिंसिपल्स को? टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, उस वजह से ही हम लोग इन प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मेनली बिहेवियरल बोला जाता है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
ये जो प्रिंसिपल्स है ना, मैंने पहले ही बताया मीनिंग में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर मैं किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं तो डेफिनेटली सामने उसका कुछ ना कुछ क्या आने वाला है, इफेक्ट आने वाला है। इफेक्ट के बिना कोई भी प्रिंसिपल पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली सामने उसका सामने क्या आएगा, इफेक्ट आएगा ही आएगा। एंड लास्ट फीचर बहुत इजी है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैंने पहले भी बताया ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। अगर सिचुएशन में चेंज आ रहा है तो शायद मैं प्रिंसिपल में भी थोड़ा बहुत चेंज करूंगा और उस हिसाब से ही प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही प्रिंसिपल क्या करना है, अप्लाई करना है। सो हम लोग हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर माइनर चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो फीचर्स तो देख लिए, अब इंपॉर्टेंस। अगर फीचर्स पता है ना तो इंपॉर्टेंस काफी हमारे लिए इजी हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स के, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। मैनेजर्स को है ना रियलिटी के बारे में पता चलता है। मैनेजर जब कंटिन्यूसली कोई काम कर रहे हैं तो गलतियां होती है। ये प्रिंसिपल्स बता रहा है कि भाई आप किस तरह से आपकी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली रियल वर्ल्ड को, रियल सिचुएशन को फेस करना है तो आप अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स हमको रियलिटी के साथ लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हमारी गलतियों को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कॉमन पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हर जगह पे देखने मिलेगा ये पॉइंट। मतलब हम लोग ये प्रिंसिपल्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसका एक ही रीजन है, हम लोग रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, कोई भी चीज हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल रिसोर्स मतलब एसेट्स की बात करता हूं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारी बात कर रहा हूं। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है वो सब कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वेस्टेज होगा ना तो कॉस्ट भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग वेस्टेज क्या करेंगे, हो सके उतना कम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजंस। मतलब ये प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स हमें बता रहे हैं कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है ना तो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन हम लोग इंट्यूशंस के बेस पे नहीं लेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं, वो चीज नहीं। आप साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए आपका, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसके बेस पे ही आगे बढ़ोगे। बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे कोई है ना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं कर सकते। हिट एंड मिस मेथड नहीं होना चाहिए कभी भी, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वो चीज नहीं। हमेशा डिसीजन कैसा होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के बेस पे, साइंटिफिक थिंकिंग के बेस पे होना चाहिए। नेक्स्ट, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब समझो बिजनेस एनवायरमेंट की अगर मैं बात करता हूं, बिजनेस एनवायरमेंट है ना कंटिन्यूस बेस पे चेंज होता है। मार्केट कभी कांस्टेंट नहीं है, मार्केट में तो हर थोड़े टाइम में चेंजेस आते हैं। और अगर मार्केट में चेंजेस आते हैं तो हमको हमारे बिजनेस में भी ये चेंजेस लेके आना है। तो ये प्रिंसिपल्स हमको गाइड कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी इन चेंजेस को लेके आ पाएंगे, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऑब्वियस बात है, चेंजेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कभी भी। सो मार्केट के जो भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें कौन मदद कर रहा है, प्रिंसिपल्स मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टॉप लेवल की जब बात की जाती है। टॉप लेवल का काम ही क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोसीजर सेट करते हैं, ये सब कुछ। बट इन सब चीजों के लिए ना प्रिंसिपल्स की मदद चाहिए। प्रिंसिपल्स अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग चीजों को इफेक्टिव तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। ये प्रिंसिपल्स हमें मदद कर रहे हैं प्लान बनाने में, पॉलिसी बनाने में। अगर प्रिंसिपल नहीं होते तो प्लान और पॉलिसी बनाना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता। तो उस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं। आज एक चीज सोचो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं,
हमारा बिजनेस अगर है ना तो सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो अब हमारी बारी है कि हम लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। प्रिंसिपल्स हमें बता रहे हैं कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। उस प्रिंसिपल का नाम है रेम्यूनरेशन, जिसमें ऐसा बोला गया है कि भाई आप लोग जो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो एम्प्लॉइज को, वो हमेशा फेयर एंड एडिक्वेट होना चाहिए। मतलब आपके एम्प्लॉइज ने जितना काम किया है उस हिसाब से आप लोग उनको पे भी करोगे। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हमारे एम्प्लॉइज को क्या करेंगे, अच्छा पे करेंगे। सो हम लोग प्रिंसिपल्स की मदद से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर मुझे मैनेजमेंट में ट्रेनिंग करनी है, रिसर्च करना है, एजुकेशन, तो हर चीज में प्रिंसिपल काम आता है। आज के टाइम में आगे जाके अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं, से फॉर एग्जांपल बीबीए है, एमबीए है, ऐसी कोई भी फील्ड है, ऑब्वियस बात है, अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स तो पढ़ने ही है वहां पे। मुझे मैनेजमेंट की फील्ड में रिसर्च करनी है ना, तो वहां पे भी प्रिंसिपल्स होंगे। अगर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पे भी प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है, उसी की मदद से हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दी प्रिंसिपल्स। तो इनकी मदद से ध्यान रखेंगे, ये क्या है, हमारे सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। इसीलिए प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो याद रखेंगे, पहले हमने क्या देखा, फीचर्स देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस देखे। नेक्स्ट चलो फीचर्स और इंपॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैंने बताया ना, प्रिंसिपल्स के बेस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। सो ये प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। कितने प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स, और 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं सर 5 याद रखेंगे तो नहीं चलेगा, एग्जाम में तो 5 मार्कर या 6 मार्कर ही आता है ना। नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को उठा के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स है, तो हम लोग 14 के 14 ही याद रखेंगे, और इजी है, याद हो ही जाएंगे, 100% है। देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमें दिया है डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो यहां पे हमें बताया गया है कि किसी भी मेजर टास्क को सबसे पहले स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या करेंगे हम लोग, मेजर टास्क को पहले छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हर टास्क एक इंसान को दे देंगे। मतलब मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है हमारा, मैं एक जन को स्टिचिंग का काम दे रहा हूं, एक जन को पैकिंग का काम दे रहा हूं, एक जन को क्लोथ कटिंग का काम दे रहा हूं। मैंने क्या किया है, मैंने वर्क को डिवाइड कर दिया था, और हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या किया है, वर्क असाइन किया है। तो बेसिकली जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है ना, वो इंसान वही काम करेगा। तो याद रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कंपल्सरीली फॉलो होना चाहिए। और एक चीज समझो, अगर कोई इंसान एक ही काम कर रहा है रिपीटेडली, मैं सिर्फ क्लोथ कटिंग का काम कर रहा हूं या सिर्फ स्टिचिंग का काम कर रहा हूं, तो उसमें मेरी स्पीड बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मैं बहुत आसानी से उस काम को क्या कर सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। सो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पे दो अलग अलग टर्म हैं जो समझने हैं। सबसे पहले ऑथोरिटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी की जब मैं बात करता हूं तो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। क्या मतलब होता है ऑथोरिटी का, पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। सो बेसिकली पावर एंड ऑब्लिगेशन। एक चीज ध्यान रखना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजें साथ साथ में चलनी चाहिए। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि भाई आपको ये काम करना है, तो मुझे उनको पावर भी देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करते हैं, मैंने आप लोगों को बोला आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, चलो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। लेकिन हाँ, आप वो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए टूल रूम में नहीं जा सकते, टूल्स लेके नहीं आ सकते। तो क्या अब आप लोग कोई भी काम कंप्लीट कर पाओगे, नहीं। तो अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तो उसके साथ साथ ऑथोरिटी मतलब पावर भी देना होगा थोड़ा बहुत। अगर मैं आपको पावर दे रहा हूं तो ऑब्वियस बात है आपके पास अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ ही जाएगी। और इसीलिए बोला गया है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। याद रखना, पावर कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऑथोरिटी अगर कम दे रहा हूं तो उसका मतलब है शायद ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा।
अथॉरिटी अगर ज्यादा दे रहा हूं तो उसका मतलब है शायद तुम लोग उस अथॉरिटी का क्या कर सकते हो, मिसयूज कर सकते हो। सो वो चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की बात की है, जब डिसिप्लिन की बात करते हैं हम सब जानते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन है कहीं ना कहीं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो तो क्या चीज होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट, गुड रिलेशन विद द सुपीरियर्स। सुपीरियर के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का। फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ जो भी एग्रीमेंट किए वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि डिसिप्लिन हो तो एक और चीज लेके आओ, क्या? बिल्ट इन सिस्टम ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी सिस्टम लेके आओ। अगर फॉलो नहीं किया ना रूल तो पेनल्टी लगेगी, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आ जाएगा। सो डिसिप्लिन के लिए याद रखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए, फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, सुपीरियर के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अपने आप डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े। पहले डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन, यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका मतलब होता है अ पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। इंसान को ऑर्डर किससे रिसीव करना है? तो सिर्फ एक ही जन से रिसीव करना है, एक से ज्यादा लोगों से ऑर्डर रिसीव कर सकते नहीं है। सो ध्यान रखेंगे, पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अगर मेरे 4-5 सुपीरियर है और हर सुपीरियर मुझे ऑर्डर दे रहा है, अब एक चीज समझो, मैं कौन से सुपीरियर की बात मानूंगा? किसी एक सुपीरियर की बात मानूंगा तो शायद दूसरे को बुरा लग जाएगा, दूसरे की बात मानूंगा तो तीसरे को बुरा लग जाएगा, और कंफ्यूजन कितना होता है। इससे अच्छा एक ही जन से ऑर्डर रिसीव करो और एक ही जन को रिपोर्टिंग करो कि भाई आपने मुझे ऑर्डर दिया था तो मैं आप ही को क्या करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। मैं अकाउंटेबल भी सिर्फ और सिर्फ आपको ही हूं। तो याद रखेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड ही इज अकाउंटेबल टू द सेम सुपीरियर। मैं आंसरेबल भी सिर्फ उसी सुपीरियर के लिए हूं, किसी और के लिए नहीं हूं। नेक्स्ट वन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात की है, मतलब कि देयर मस्ट बी वन प्लान एंड वन हेड। कोई एक प्लान है ना तो हेड भी एक ही होना चाहिए। एक चीज सोच के देखो, जब हम सब लोगों का ऑब्जेक्टिव एक है तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो हम सब लोगों का हेड भी एक ही होना चाहिए, हम सब लोगों का प्लान भी एक ही होना चाहिए। सो याद रखेंगे, वन प्लान वन हेड। कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो प्लान भी सेम, और प्लान सेम है तो साथ साथ में हमारा जो हेड है, हमारा जो सुपीरियर है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब है ना एक कॉमन डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जब मैं यूनिटी ऑफ कमांड की बात करता हूं ना तो यूनिटी ऑफ कमांड किससे डील करता है? इट डील्स विथ पीपल। ये किससे डील कर रहा है? लोगों से डील कर रहा है। जब अगर मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये किससे डील कर रहा है? एक्टिविटीज से डील कर रहा है। एक पीपल से डील करता है तो दूसरा एक्टिविटी से डील करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सिक्स्थ प्रिंसिपल याद रखेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मेरे वहां पे एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, डेफिनेटली उन एम्प्लॉयज का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा हो। कोई सैलरी के लिए आ रहा है, कोई प्रमोशन के लिए, तो कोई रिकॉग्नाइजेशन के लिए, कोई ग्रोथ के लिए। उसी तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो अचीव होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन का? ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो ही तो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, मतलब एम्प्लॉय का। अगर मुझे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या आपको सैलरी या प्रमोशन मिलेगा? कभी भी नहीं। तो इसीलिए बोला गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर आता है और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हमेशा बाद में आएगा, और इसीलिए उसे सबऑर्डिनेशन बोला गया है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सबऑर्डिनेशन में यानी बाद में ही आएगा हमेशा। सो याद रखेंगे, ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स अब तक हमने जो कवर किए हैं। आई होप पहले यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। हर 2 मिनट में सारे के सारे प्रिंसिपल्स बोलते जाना है सब लोगों को, तो ही याद रहेगा।
चलो नेक्स्ट, और भी प्रिंसिपल्स है, देखते हैं। 14 में से 6 प्रिंसिपल हुए, अब प्रिंसिपल नंबर 7 है हमारा, दैट इज रेम्यूनरेशन। जब मैं रेम्यूनरेशन की बात करता हूं, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट गिवन फॉर वर्क डन। जिसने मतलब आप लोगों ने अगर कोई काम किया तो आपको पे कर रहा हूं, वो क्या है? रेम्यूनरेशन। और अगर हम लोग रेम्यूनरेशन किसी को पे कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? एकदम फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज ने जितना काम किया है उस हिसाब से मैं एम्प्लॉयज को क्या करूंगा? पे भी करूंगा। एम्प्लॉयज को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने काम ज्यादा किया है बट मुझे पेमेंट कम मिला है। बट हाँ, एक चीज और, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी भी देखनी है। मैं आप लोगों को ज्यादा पे करूं ठीक है, बट सामने मेरी भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना। तो हम लोग रेम्यूनरेशन में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, एम्प्लॉई का भी, मतलब उसने कितना काम किया है, और एम्प्लॉयर का भी कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन क्या करने वाला हूं? पे करने वाला हूं, फेयर एंड एडिक्वेट रेम्यूनरेशन। बहुत इजी छोटा सा प्रिंसिपल था। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन। जब हम लोग सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो याद रखना, दो अलग अलग टर्म होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के पास है, सिर्फ मेरे पास पावर है, मैं जो बोल रहा हूं वैसा सब लोग फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब मैं पावर सबको दे रहा हूं, सब लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एवरीथिंग विच इंक्रीजेस, everything which increases the importance of superior is known as centralization। अगर मैं सुपीरियर हूं, मैं बॉस हूं, मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो वो कहां पे बढ़ रहा है? सेंट्रलाइजेशन में बढ़ रहा है। एंड एवरीथिंग विच इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो डिसेंट्रलाइजेशन है, सुपीरियर को दे रहे हो तो सेंट्रलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, नॉर्मली अगर मैं स्मॉल स्केल की बात करता हूं, स्मॉल स्केल पे अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, तो सेंट्रलाइजेशन चलेगा एक बार के लिए। बट लार्ज स्केल, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा, क्या वहां पे सेंट्रलाइजेशन चलेगा? नहीं, वहां पे डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सभी लोगों को थोड़े बहुत पावर दिए जाते हैं, क्योंकि एक इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। सो नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिक्सचर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन, स्केलर चेन। किसकी बात की है? स्केलर चेन की बात की है। स्केलर चेन का मतलब होता है, यहां पे हम लोग जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग पूरी ऑफिशियल चेन को फॉलो करने वाले हैं। किस चीज को फॉलो करेंगे? ऑफिशियल चेन को फॉलो करेंगे, तो वो स्केलर चेन है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे स्केलर चेन के अंदर, से फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे पूरी ऑफिशियल चेन फॉलो करनी पड़ती है। ऑफिशियल चेन के बिना वो कभी भी कम्युनिकेट कर सकता नहीं है, प्रैक्टिकली वो चीज उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक चेन क्रिएट करते हैं एक बार के लिए। ये डायग्राम है। चलो, सो यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयज है। अब यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे भी, हर स्टेज पे मैंने एक एम्प्लॉय बना दिया है। अब से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, यहाँ पे मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर ई है। मिस्टर ए अगर ई के साथ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो है ना, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना होगा? पूरी चेन फॉलो करनी होगी, कुछ इस तरीके से, कुछ पूरी चेन फॉलो करेंगे। अब समझो, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कभी कोई अर्जेंसी आ गई तो क्या हम लोग इतनी बड़ी चेन फॉलो कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि हाँ, अगर अर्जेंसी है, कोई अर्जेंट मैटर है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो? डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, मिस्टर ए मिस्टर ई के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। और इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए एक वर्ड यूज किया गया है जिसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्या बोलेंगे हम उसे? गैंग प्लैंक। दैट मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज। बट हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, गैंग प्लैंक के लिए एक कंडीशन है कि आपको अपने इमीडिएट सुपीरियर्स को क्या करना होगा? इन्फॉर्म करना होगा। ए क्या करेगा? अपने सुपीरियर को बोल देगा, और मिस्टर ई अपने सुपीरियर को, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। सो क्लियर होना चाहिए, ये हमारा जो ग्राफ है ये किस चीज के लिए है? स्केलर चेन के लिए है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक हम लोग बात कर रहे हैं सोशल ऑर्डर की, मतलब मेन। एक हम लोग बात कर रहे हैं मटीरियल ऑर्डर की, मतलब मटीरियल। तो सोशल ऑर्डर एंड मटीरियल ऑर्डर, मेन एंड मटीरियल की बात की जा रही है। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। क्या है? राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जिस इंसान को जो काम आता है उसको वही जॉब दी जाएगी, ऑब्वियस बात है। मुझे अकाउंटिंग का काम आता है तो मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही काम करूंगा, ये सोशल ऑर्डर है। एक होता है मटीरियल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर मतलब राइट थिंग एट द राइट प्लेस। टूल्स, तो टूल्स कहां पे होने चाहिए? टूल रूम में होने चाहिए। ये क्या है? ये मटीरियल ऑर्डर है। तो बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑर्डर की दो बातें हैं, एक सोशल ऑर्डर और एक मटीरियल ऑर्डर। हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही चीजें फॉलो होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर भी फॉलो होना चाहिए और मटीरियल ऑर्डर भी फॉलो होना चाहिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट वन, इक्विटी। अब इक्विटी की बात की है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारे वहां पे इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, इन किसी भी चीज को लेके हम कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हर एम्प्लॉय को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। हर एम्प्लॉय हमारे लिए क्या है? इक्वल है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ना ही जेंडर, ना ही रिलीजन, ना ही कास्ट, कोई भी चीज को लेके नहीं। देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिटवीन ऑल दी एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब बेसिकली टाइम पीरियड की बात की है, कि अगर हमारे वहां पे कोई एम्प्लॉय आता है तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल तरीके से वो हमारे वहां पे क्या करेगा? काम करेगा। एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए, लेबर टर्नओवर नहीं होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज ऐसा नहीं है कि छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह पे वापस नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ये चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन एक चीज समझो, अगर कोई एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक मेरे वहां पे काम करता है, वो अच्छी बात है। मुझे बार बार रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सब चीजों पे मेहनत नहीं करनी है। वही एम्प्लॉय बहुत अच्छे से फेमिलियर है और वो काम कर पाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि भाई एम्प्लॉयज ने एक बार ज्वाइन किया है तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या करने वाले हैं? कंटिन्यू भी करने वाले हैं, वो बीच में से एग्जिट करने वाले नहीं हैं। सो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव की बात की है, इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग अगर देखें ना, तो एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव मतलब उनके पास अगर कोई सजेशन है, कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, तो डेफिनेटली उसको वेलकम करो। द मैनेजमेंट मस्ट एक्सेप्ट और वेलकम द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज अगर कोई आइडिया, सजेशन, ओपिनियन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसको एक्सेप्ट करो। देखो, अप्लाई करना ना करना आपके ऊपर है, इंप्लीमेंट करना है नहीं करना आपके ऊपर है, बट सिर्फ सजेशन लेने में क्या जाता है? अगर मैं ओपिनियन ले रहा हूं, किसी का सजेशन ले रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरे वहां पे जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेटेड फील करते हैं, वो और अच्छे से काम करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैनेजमेंट हमें क्या कर रहा है, हमारा फैमिली मेंबर कंसीडर कर रहा है। सो बेसिकली उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है, मोटिवेशन लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सो याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एंड लास्ट प्रिंसिपल, एस्प्रेट डी कॉर्प्स। कौन सा प्रिंसिपल है ये? एस्प्रेट डी कॉर्प्स। मतलब यहां पे फीलिंग ऑफ वननेस की बात की है, कोऑपरेशन, कि जितने भी एम्प्लॉइज है वो सब लोग मिलके काम करेंगे। द मैनेजर मस्ट रिप्लेस आई विथ वी। मतलब बेसिकली हम लोग क्या लेके आने वाले हैं? हम लोग है ना, वी एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, आई एटीट्यूड मेंटेन नहीं करेंगे कभी भी। हम सब लोग साथ में हैं। आई एटीट्यूड मेंटेन करूंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला, वी एटीट्यूड मेंटेन करूंगा ना तो ही होगा। तो बेसिकली याद रखेंगे, कोऑपरेशन के साथ काम करना है, कोऑपरेट करके। फीलिंग ऑफ वननेस, अगर मिलके काम करते हैं टीम स्पिरिट में, म्यूचुअल ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, फेथ है एक दूसरे में, तो डेफिनेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। और आसानी से हम लोग स्मूथली हम लोग क्या कर सकते हैं? काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो यहां तक के सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स हर किसी को क्लियर होने चाहिए। सो यहां तक क्लियर रखेंगे, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर। चलिए, सो और प्रिंसिपल्स देखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। जब मैं हेनरी फ्योल की बात करता हूं तो वो कौन है? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। बट एफ डब्ल्यू टेलर, ही इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
इन्होंने बोला है हर प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस को अप्लाई करने वाले हैं। सो इनके प्रिंसिपल्स देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब बेसिकली अगर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन के बेस पे, डिसीजन में ना पीछे लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए। हिट एंड मिस मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन हम लोग इंट्यूशन के बेस पे लेते हैं ना, तो शायद हमारा डिसीजन गलत हो सकता है। बट अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से लेंगे, लॉजिकल तरीके से लेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो डिसीजन है उसके सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो याद रखेंगे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब बेसिकली यहां पे बोला गया है कि वर्कर और एम्प्लॉयर, मतलब बेसिकली एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, ये दो अलग अलग लोग हैं जो काम करते हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों ही जन को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। अगर दोनों ही लोग अपना अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। वर्कर्स हमेशा अच्छे से काम करेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमें कम पे किया जा रहा है, हमें ओवरबर्डन किया जा रहा है। और मैनेजमेंट ये नहीं सोचेगा कि भाई वर्कर किसी चीज के लिए अच्छा है ही नहीं, ये लोगों को हम पे ज्यादा कर रहे हैं और ये लोग काम कम कर रहे हैं। ये मेंटालिटी गलत है। अगर दोनों ही लोग अपना अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो डेफिनेटली ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत स्मूथ तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मतलब अगर ये लोग मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट है, फेथ है, तो अपने आप काम होगा। और याद रखना ये जो प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हमने पढ़ा ना, ये उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि भाई मिलके काम करो, म्यूचुअल फेथ है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो अपने आप तुम लोग ऑब्जेक्टिव को आसानी से क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे। सो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है कहीं पे भी। एंड लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर के डेवलपमेंट की बात की है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, अगर मैं एम्प्लॉइज को रख रहा हूं मेरे वहां पे, तो सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से उनका सिलेक्शन होना चाहिए, सोच समझ के सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, तो ही उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ही वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हमने साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन नहीं किया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की है, तो क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है? नहीं। तो अगर आप वर्कर्स का डेवलपमेंट चाहते हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनका सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो ही वो लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिलेक्शन के स्टेज पे या ट्रेनिंग के स्टेज पे कोई गलती की ना, तो आगे जाके हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन को भारी पड़ेगी वो चीज। तो सिलेक्शन और ट्रेनिंग दोनों ही प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। सो ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर। अब ये तो चलो हमने प्रिंसिपल्स देखे हैं, प्रिंसिपल्स के साथ साथ इनकी कोई टेक्निक्स भी है, तो कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं, कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स है इनकी। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल फॉर्मेनशिप। जब हम लोग फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करते हैं तो ये बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है। इन्होंने F.W. टेलर ने बेसिकली ऐसा बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर है, तो वो मैनेजर को सब कुछ नहीं आता। मतलब अगर वो मैनेजर ऐसा सोचे कि हर काम में मैं ही एक्सपर्ट हूं, मैं हर चीज कर सकता हूं, अकाउंटिंग भी, सेल्स भी, टाइम किसी को प्रोवाइड करना कि भाई इतने टाइम में काम कंप्लीट करो, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बेसिकली फंक्शनल फॉर्मेनशिप में उन्होंने क्या बताया कि जो टास्क है उसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज तो हो नहीं सकती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो फैक्ट्री मैनेजर है, ये फैक्ट्री मैनेजर के अंदर दो पार्ट है। सबसे पहले एक है प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। दो लोगों को अपॉइंट कर दिया है, एक प्लानिंग इंचार्ज को अपॉइंट किया है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज को। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी चार लोग हैं, एक, दो, तीन और ये चार लोग हैं कुछ। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम क्लर्क है और फोर्थ डिसिप्लिनेरियन है। सेम उसी तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी चार लोग हैं, हम लोग देख सकते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। तो हम लोग याद रखेंगे फैक्ट्री मैनेजर के अंदर दो लोग हैं, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज।
प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4-4 लोगों को अपॉइंट किया गया है, मतलब टोटल 8 लोग। क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया था कि किसी भी इंसान के अंदर टोटल 8 क्वालिटीज होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला, आप एक काम करो, आप 8 अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर दो। तो हमने 8 अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर दिया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इस इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है, ये सिर्फ क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस कि भाई काम कैसे करना है। दूसरा रूट क्लर्क, ये आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता रहा है कि भाई ये स्टेप्स है, इस स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये आपको बता रहा है कि भाई इतने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट भी हो सके ना उतनी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम कॉस्ट। तो ही आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। एंड लास्ट वन इज डिसिप्लिनेरियन। ये डिसिप्लिनेरियन क्या करता है, ध्यान रखता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, ऑर्डरली तरीके से होनी चाहिए। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये 4 लोगों को अपॉइंट किया है। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ध्यान रखेगा कि भाई हर काम टाइम पे ही कंप्लीट हो, मतलब जो हमें टाइम बोला गया था उस स्टैंडर्ड टाइम में हम काम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट गैंग बॉस, वो ये देखता है कि भाई जितने भी रॉ मटेरियल है, फिक्स्ड एसेट्स है, नॉर्मली जो भी चीज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, जो भी चीज, वो सब कौन अरेंज करेगा, गैंग बॉस अरेंज करेगा। नेक्स्ट वन रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मतलब बेसिकली ये ऐसा इंसान है जो देख रहा है कि जितनी भी मशीनरीज है और सब है वो वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे, अरेंज करेंगे। एंड लास्ट वन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब ये ऐसा इंसान है जो बेसिकली क्या करने वाला है, क्वालिटी चेक करने वाला है, क्वालिटी का इंस्पेक्शन कर रहा है कि भाई जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अप टू द मार्क है या फिर नहीं है। तो बेसिकली हमने इन 8 लोगों को अपॉइंट किया है और ये 8 लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली तो वर्कर्स को गाइड करने वाले हैं, वर्कमैन को गाइड कर रहे हैं। ये सब लोग हम लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे किसी भी इंसान के अंदर 8 क्वालिटीज नहीं हो सकती, इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला, 8 लोगों को अपॉइंट करो और ये 8 लोग मिलके क्या करने वाले हैं, वर्कर को गाइड करने वाले हैं। तो ये सबसे पहली टेक्निक याद रखेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप की। सेकेंड वन इज, सेकेंड देख लेते हैं क्या है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन, जब मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब है काम करने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ वर्किंग। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। अगर हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड होगी ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एकदम यूनिफॉर्म होगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैकडोनल्ड्स, सब लोग गए हो मैकडोनल्ड्स में, डोमिनोज में, कभी मैकडोनल्ड्स में जाके देखो, अगर आप लोग बर्गर ऑर्डर करते हो तो उनका बर्गर है ना बहुत स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आता है, मतलब उसका शेप, साइज, टेस्ट, हर एक चीज एकदम सेम। मैं आज जाता हूं या 6 महीने बाद जाता हूं, बर्गर के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके शेप में, साइज में कोई डिफरेंस नहीं। इवन उनका पैकिंग करने का तरीका भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, एक ही तरीके से पैक किया जाता है, कभी नोटिस करना। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, वर्क मेथड में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो क्या आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे, कभी भी नहीं। और उसके साथ बोला है सिंप्लीफिकेशन, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो एकदम क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके नहीं आएंगे। जितना ज्यादा सिंपल तरीके से लेके काम करोगे ना, वर्कर्स के लिए भी चीजें इजी हो जाती है, वो लोग भी टास्क को आसानी से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट टेक्निक वर्क स्टडी। अब ये जो वर्क स्टडी है ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, 4 अलग अलग तरह की स्टडी है वर्क स्टडी में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में इन्होंने बताया है कि कोई भी वर्कर, मेरे वहां पे अगर कोई भी वर्कर काम करता है तो डेफिनेटली एक लेवल के बाद वो थक जाता है। वर्कर क्या हो जाता है, थक जाता है, टायर्ड, ऑब्वियस बात है, इतना काम करेंगे तो थक जाएंगे। तो वर्कर को है ना रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, मतलब वो आराम करेगा थोड़ा बहुत। अगर वो आराम करेगा और उसके बाद वापस से काम शुरू करता है ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप सोच के देखो, अगर आपके वहां पे कोई एम्प्लॉय, आप उससे कंटिन्यूस 10 घंटे काम करवाते, क्या वो एम्प्लॉय काम कर सकता है, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहली चीज हमारे एम्प्लॉयज को क्या देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट देंगे।
चलो, एक दिन में कितने रेस्ट मिलना चाहिए, मतलब कितनी बार हम लोग ऐसा है कि उसको रेस्ट देंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार। सेकेंड थिंग, कितनी देर के लिए रेस्ट देंगे, मतलब 15 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए, 20 मिनट का या 25 मिनट का है, जो भी है। सो हम लोग ये देखेंगे कि दिन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, कितनी देर के लिए रेस्ट दे रहे हैं, दो रेस्ट पीरियड के बीच में कितना टाइम गैप है, इंटरवल कितना है, सो वो भी देखना है। 2 बजे रेस्ट दिया था तो अब 6 बजे या 7 बजे कितने बजे रेस्ट देना है। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी से भी कंटिन्यूसली काम करवाओगे ना, तो उसकी एफिशिएंसी कभी भी बढ़ने वाली नहीं है, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन, मेथड स्टडी। जब मैं मेथड स्टडी की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि भाई काम करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दी वर्क, कि भाई ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है। और ये जो बेस्ट मेथड है ना, सिंपल चीज ये याद रखना, इंट्यूशन के बेस पे नहीं कि कोई भी सिलेक्ट कर लिया। पहले ऑर्गेनाइजेशन में हर मेथड को अप्लाई करके देखो, और फिर उन मेथड्स में से जो भी सबसे बेस्ट मेथड है उसी मेथड को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है, और कैसे सिलेक्ट करना है, अगेन साइंटिफिक तरीके से, मतलब सोच समझ के क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं हम लोग। बिना सोचे समझे कभी भी ये चीज नहीं करेंगे। हर मेथड को अप्लाई करो, जो अच्छा मेथड हो उसको क्या करोगे, तुम लोग यूज करोगे। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। जब हम लोग टाइम स्टडी की बात करते हैं तो यहां पे बताया है कि भाई हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है कि भाई इतना टाइम चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज, वर्कर्स इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, वो भी देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारी। और जब हम लोग ये एवरेज टाइम नोटिस करते हैं कि भाई ये वर्कर कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट करेगा, तो हमको ध्यान रखना है, अगेन ये जो टाइम स्टडी है ना, ये इंट्यूशंस के बेस पे नहीं होती है। टेलर ने सजेस्ट किया है कि आप एक काम करो, आप किसी भी वर्कर को कोई टास्क दो और स्टॉप वॉच लेके नोटिस करो। मतलब मैं स्टॉप वॉच लेके नोटिस करूंगा कि भाई ये जो वर्कर है ये कितने टाइम में इस चीज को कंप्लीट कर रहा है। 100 बार मैं इस चीज को रिपीट करूंगा और फिर मैं पता करूंगा, एवरेज निकालूंगा कि भाई एवरेज टाइम इतना लगता है इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है, टाइम स्टडी बोला जाता है। एंड लास्ट वन, मोशन स्टडी। फोर्थ क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब हम लोग यहाँ पे मूवमेंट्स की बात करते हैं कि अगर कोई वर्कर है तो वो काम करते टाइम कितने मूवमेंट्स होते हैं उस वर्कर के। आज एक चीज सोचो, जब भी मैं काम करता हूं तो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होते हैं। ऑब्वियस बात है, कभी कभी मैं थक जाता हूं तो शायद ऐसा होता है कि मैं टी या कॉफी लेने जा रहा हूं, बीच में मुझे कोई मिल गया, 5 मिनट 10 मिनट उसमें भी बिगड़ जाते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। और जब हम लोग काम करते टाइम कुछ मूवमेंट्स करते हैं तो ये मूवमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट, एक होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो हमको बेसिकली मोशन स्टडी में पहले ये देखना है कि मूवमेंट्स कितने हैं, फिर डिवाइड करना है कि भाई कौन से मूवमेंट्स होते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। ये जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उसको एलिमिनेट करना है, मतलब ट्राई करेंगे कि हो सके उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। सो ये क्या है, बेसिकली मोशन स्टडी है। और ये मोशन स्टडी ज्यादातर पता है कहां पे अप्लाई होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैक्सिमम अप्लाई करते हैं लोग। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। वर्क स्टडी का पार्ट है जिसके अंदर हमने देखा फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, चार अलग अलग चीजें देखी है। नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। जब डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पे बोला गया है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को टाइम के हिसाब से पे मत करो। टाइम के हिसाब से पे करते हैं तो ऑब्वियस बात है, देखो आप काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं बहुत कम काम करता हूं, मैं आलसी हूं, आप लोग बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे हो, बट मंथ एंड पे आपको भी 10,000 सैलरी मिल रही है, मुझे भी 10,000 सैलरी मिल रही है। अब सोच के देखो, क्या ये चीज यूजफुल है, सही है ये चीज? नहीं, बहुत गलत है। जो इंसान अच्छे से काम कर रहा है उसको भी इतना ही, और जो कम काम कर रहा है उसको भी उतना ही पेमेंट, गलत। इसीलिए बोला गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब कि जो इंसान जितना काम करता है ना उस हिसाब से पे करो, डिवाइड कर दो एफिशिएंट वर्कर्स, इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स को ज्यादा पेमेंट मिलेगा, इनएफिशिएंट को कम मिलेगा। इस वजह से ना एफिशिएंट वर्कर्स जो है ना वो मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा अपना लेवल मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि पता है काम अगर कम करूंगा तो पेमेंट भी कम मिलेगा। और इवन जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है वो भी सुधर जाएंगे, वो भी सोचेंगे यार काम करेंगे, अगर काम नहीं किया ना तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा,
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से पे करो, जो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, यूनिट्स बनाएगा, उतना ही उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। ये कौन सा सिस्टम है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम है। एक एग्जांपल सिंपल, एक शर्ट के 50 रुपए। अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग कितने शर्ट बनाना चाहते हो। तुम लोग ज्यादा शर्ट बनाओगे तो ज्यादा रुपए मिलेंगे, कम शर्ट बनाओगे तो रुपए भी कम मिलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन हमने पहले पढ़ा था ना, उसी की बात यही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी चेंज करनी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही लोग अपनी मेंटालिटी क्या करने वाले हैं, बेसिकली चेंज करने वाले हैं। अगर हम लोग हमारी मेंटालिटी चेंज करेंगे तो काम अपने आप प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बारे में सोचेगा, और हम लोग है ना कोई प्रिजुडाइज माइंड या सस्पिशन नहीं रखेंगे अपने माइंड में वर्कर के लिए कि भाई मेरा वर्कर काम नहीं कर रहा है, मेरा वर्कर ऐसा कर रहा है, कुछ नहीं। तो बेसिकली अगर हम लोग कोऑपरेट करके काम करते हैं, एटीट्यूड चेंज करते हैं, ये सस्पिशन दिमाग में से निकाल देते हैं, अपने आप हमारा काम क्या हो जाएगा, सही से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ध्यान रखेंगे, ये हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स है जो किसने दी है, एफडब्ल्यू टेलर ने। 5 टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। और वर्क स्टडी के अंदर भी 4 चीजें। तो आई होप सबसे पहले सबको साइंटिफिक टेक्निक्स क्लियर हुई होगी। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे 2 चीजें थी, हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर। आई होप चैप्टर सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।